हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों साइंस से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो कि आपके एलडीसी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो कार्बन और उसके यौगिक, भवलक और अपमार्जक से संबंधित सवाल एलडीसी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज ये वाला टॉपिक जो है, इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं उन सभी सवालों को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी विद्यार्थी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी साइंस पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्कीन समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर ये पूछा गया है एल्कीन समजातीय श्रेणी का सदस्य यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। तो CnH2n में आपका जो है C5H10 फिट हो रहा है, C3H6 फिट हो रहा है, C4H8 फिट हो रहा है, लेकिन C2H2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा। ये आपका एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है एल्कीन समजातीय श्रेणी का सदस्य कौन सा नहीं है, तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एल्काइन का है। अगला सवाल है, एल्कीन का उदाहरण है। तो एल्कीन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या हो जाएगा, CnH2n यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो C1H2 यहाँ पर होगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H4 यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किलो जूल पर केजी इकाई में न्यूनतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन है। तो यहाँ पर ये पूछा गया आपका, ये किलो जूल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किलो जूल पर केजी इकाई में न्यूनतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो कोयला, पेट्रोल, एलपीजी और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कोयला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि कोयले का जो ऊष्मीय मान होता है ये 15 से 30 आपका mg पर केजी होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। तो हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है वो 120 mj पर केजी यहाँ पर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का उदाहरण है। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का उदाहरण यहाँ पर प्लास्टिक, धातु, कांच, रुई हो जाएगा। तो अपशिष्ट का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है जिसका जैव निम्नीकरण किया जा सकता है? तो रुई यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक, धातु और कांच जो है ये आपके अजैव निम्नीकरणीय में आते हैं। अगला सवाल देखिए, कौन से अपशिष्ट का पुनर्चक्रण द्वारा उपचारित करना सबसे उत्तम है? तो अब कौन सा अपशिष्ट है जिसका पुनर्चक्रण करना, उपचारित करके उसको यूज किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा अपशिष्ट आपका हो जाएगा? धात्विक अपशिष्ट यहाँ पर हो जाएगा। धात्विक अपशिष्ट का जो है रिसाइकलिंग किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जैव निम्नीकरणीय हैं? तो इनमें से कौन सी वस्तुएं आपकी जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आती है? तो लकड़ी आपकी जैव निम्नीकरणीय में आ जाएगी, चमड़ा आ जाएगा और फलों के छिलके आ जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि प्लास्टिक जो है ये आपकी जैव निम्नीकरणीय में नहीं आती है। तो ए, बी, डी यहाँ पर आपका सही होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला सवाल देखिए, फुलरीन में कार्बन की संकरित अवस्था होती है। तो फुलरीन जो होता है इसमें कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था क्या होती है? तो ये sp2 यहाँ पर होती है। क्या होती है? sp2 होती है, जबकि हीरे में ये sp3 आपकी होती है, ठीक है। हीरा आपका चतुष्फलकीय होता है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जबकि फुलरीन जो है इसमें आपकी कार्बन की संकरित अवस्था sp2 होती है। कार्बन के एक अपरूप फुलरीन में होते हैं। तो कार्बन का एक अपरूप है फुलरीन। तो फुलरीन को हम C60 के नाम से जानते हैं। तो C60 में क्या होता है आपका? तो इसमें 20 तो आपके हेक्सागोन होते हैं और 12 आपका पेंटागोन यहाँ पर होते हैं। तो 20 तो 6 सदस्य वाले यहाँ पर हो जाएगी और 12 5 सदस्य वाले हो जाएगी। तो 20 तो यहाँ पर हेक्सागोन हो गए और लगभग 12 जो है ये आपके क्या होते हैं? पेंटागोन से यहाँ पर होते हैं। तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित रासायनिक संरचना का सही IUPAC नाम कौन सा है? तो सही IUPAC नाम आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दूसरे कार्बन पर आपका जो है ये क्या जुड़ा हुआ है? तो ये C2H5 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसको हम CH2 और CH3 यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर CH2 है, CH2 है, CH3 है। तो ये जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो 6 कार्बन वाली यहाँ पर लंबी श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? हेक्सेन आ जाएगा, क्योंकि सबसे लंबी श्रृंखला हमको देखनी होती है। फिर उसके बाद हमको देखना है यहाँ पर कौन से कार्बन पर जो आपका मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये आपका जो है लगभग आपके तीसरे कार्बन पर जो है मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 3 मिथाइल हेक्सेन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, अमोनिया के अणु में होते हैं। तो अमोनिया का जो अणु होता है इसमें क्या होता है? तो अमोनिया जो NH3 में 3 एकल सहसंयोजी बंध और एक लोन पेयर यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर केवल एकल बंध यहाँ पर होते हैं। तो ए आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में कितने सहसंयोजी आबंध आपके यहाँ पर होते हैं? तो नाइट्रोजन को हम इस तरीके से लिखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके? 3 हो जाएंगे। कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? तो दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में कौन सा होता है आपका? तो ये हीरा होता है। देखो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं यही सवाल आपके दोबारा से रिपीट किए जाते हैं, थोड़े से घुमा फिरा के वही सवाल आपके दोबारा से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हीरा जो होता है इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय संरचना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पेंसिल का लेड बना होता है, तो पेंसिल का जो लेड होता है ये किससे बना होता है? तो ये ग्रेफाइट से आपका बना होता है। ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का चालक होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों की है जिनका जैव निम्नीकरणीय किया जा सकता है? तो ऐसे कौन से हो जाएंगे आपके? तो प्लास्टिक तो यहाँ पर नहीं होगी, फलों के छिलके हो जाएंगे, चमड़ा हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, कृषि के अपशिष्ट हो जाएंगे, तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम भी यहाँ पर नहीं होगा, कांच के टुकड़े भी यहाँ पर नहीं होंगे, तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। अगला सवाल है, भारी मोटर वाहन, विद्युत जनित्र आदि में निम्न में से किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? तो भारी मोटर वाहन में आपके डीजल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है? तो ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा जो है ये आपका अधिक कठोर होता है, इसका केवल एकमात्र कारण है संरचना। हीरे की जो है संरचना वो चतुष्फलकीय आपकी होती है, तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर होगा? बी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ग्रेफाइट को अगर आप इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा? फुलरीन प्राप्त होगा। सी यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक ग्रेफाइट का उपयोग नहीं है? तो कौन सा यहां पर ग्रेफाइट का एक उपयोग नहीं है? तो ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने के रूप में भी किया जाता है, लोहे की वस्तुओं को पॉलिश करने में भी किया जाता है, लेकिन प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सी यहां पर आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक गैस शुद्धिकरण में सक्रिय कार्बन का प्रयोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, एस्टरीकरण अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक है। तो एस्टरीकरण की अभिक्रिया आपने सुनी होगी, इसमें प्रयुक्त अभिकारक जो है ये कौन कौन से आपके होते हैं? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल यहाँ पर हो जाएगा। तो एस्टरीकरण में कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे एथेनोइक अम्ल कहा जाता है और एल्कोहल प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? सी यहाँ पर सही होगा, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ये बात तो सही है। हीरा उष्मा का उत्तम चालक है, तो ये बात भी यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, परंतु मजबूत सहसंयोजी संरचना यहाँ पर जब होती है तो उस वजह से ये उष्मा का उत्तम चालक माना जाता है। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान रखिएगा। पैलेडियम और निकेल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो बनाते हैं इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संकलन अभिक्रिया यहाँ पर कहा जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो हाइड्रोजन जुड़ने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। बी यहाँ पर आपका सही होगा। टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो टिंचर आयोडीन हो गया, कफ सिरप आप पीते हो जब आपकी खांसी वगैरह होती है तो उसमें आपको पता है उसमें आपका एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है यानी एथेनॉल वहाँ पर होगा। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5OH यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका मिलाया जाता है औषधियों में, विलायक और कीटाणुनाशक के रूप में ये मिलाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो जिसका जैव निम्नीकरण नहीं हो सकता तो पेंट का नहीं होता है। बी यहाँ पर सही होगा। मांस, मलमूत्र, पौधों की पत्तियां जो है ये जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में आती है, पेंट नहीं आता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नहीं है? तो इनमें से भी कौन सा आपका नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, केले का छिलका है, नारियल का रेशा है, जूट का थैला भी हो जाएगा, पॉलीथीन थैली यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक घटक नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर बायोगैस का एक घटक नहीं है? तो बायोगैस जो होती है इसमें आपकी ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बायोगैस जो है ये एक आपकी अवायवीय प्रक्रिया है, इसमें वायु का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, CO2 होती है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होती है। तो डी जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं होता है। पुनर्चक्रण किया जा सकता है, तो किनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो बताइए भैया। तो धातु के डिब्बों का पुनर्चक्रण हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। चिकित्सा अपशिष्ट का पुनर्चक्रण नहीं होगा, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का भी पुनर्चक्रण नहीं होगा, प्लास्टिक की बोतलों का भी हो सकता है। तो ए और आपका क्या आंसर हो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो खाद बनाने में कौन सा जो है प्रयोग में नहीं लिया जाता है, ये आपको बताना है। फलों व सब्जियों के छिलके, गोबर अपशिष्ट, सड़े हुए खाद्य पदार्थ, तेल और पेंट। तो तेल और पेंट यहाँ पर यूज में नहीं लिए जाएंगे। बेसिक सा सवाल है, कॉमन सेंस की सहायता से भी कर सकते हो। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 28। गोबर गैस जो है उसमें आपका क्या हो जाएगा? तो गोबर गैस में तो आपका गाय और भैंस का गोबर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट में केचुआ आपका हो जाएगा। ठीक है, केचुए के थ्रू ही आपका वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है। लैंडफिल में आपका क्या हो जाएगा? तो लैंडफिल की अगर बात की जाए तो इसमें आपके ठोस अपशिष्ट आ जाएंगे। ठोस अपशिष्ट को लैंडफिल किया जाता है और पुनर्चक्रण लोहे की छिलन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उस युग्म का चयन कीजिए जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? वस्त्र उद्योग में अपशिष्ट रेशे, चिकित्सीय क्षेत्र में संक्रमित उत्तक सुइयां, कृषि में कीटनाशक बहिस्त्राव, घरेलू स्रोत में रेडियोधर्मी पदार्थ। तो रेडियोधर्मी पदार्थ आपके घरेलू स्रोत में नहीं पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ तो जो है आपके कोई अनुसंधान वगैरह कहीं कोई लैब वगैरह होती है तो वहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किसमें होता है? तो सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन की बात की जाए तो आम का बीज है, आम का गुदा है, आम की लकड़ी है, छिलके हैं। तो भैया सबसे ज़्यादा जैव अपघटन जो है वो तो आम के गुदे में होगा, उसके बाद आम के छिलके में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आम के गूदे को हम राइट आंसर करेंगे। क्यों होगा? क्योंकि गूदा जो होता है उसमें आपकी नमी भी होती है, वायु भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो उसको अब जैव अपघटन करना ज़्यादा आसान है। तो आम के गूदे में होगा, फिर उसके बाद आम के छिलके में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नरम और नमी युक्त ये होता है, इस वजह से। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान के लिए उपयुक्त है? तो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो है आपकी भस्मीकरण, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है? भस्मीकरण। मिसेल गठन में हाइड्रोकार्बन पूंछ है। तो मिसेल का जब गठन होता है तो इसमें हाइड्रोकार्बन पूंछ जो होती है ये कहाँ पर होती है? तो याद रखना भैया, जो पूंछ होती है ये कहाँ पर होती है आपकी? तो भीतर की साइड में होती है। मिसेल में हाइड्रोकार्बन पूंछ मिसेल के केंद्र में यानी भीतर की ओर होती है। तो ये आप ध्यान रखना। तो पूंछ तो जो है ये भीतर की ओर रहेगी, और आपका जल रागी सिरा जो है वो आपका बाहर की ओर रहेगा। ठीक है, जो कि जल के द्वारा अट्रैक्ट होगा। पूंछ जो है ये तेल के द्वारा अट्रैक्ट होती है, और जो शीर्ष वाला सिरा है ये किसके द्वारा अट्रैक्ट होता है? ये जल के द्वारा अट्रैक्ट होता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना। ठीक है, प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल क्या है ये आपको बताना है। तो बताइए। तो प्रोपेनॉल जो है ये एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेनॉल में जो है ये OH समूह आपका जुड़ा हुआ है। तो OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसे क्या हम कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, C3H7OH यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कार्बन परमाणु की अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है, जिसमें वो बड़े अणुओं को जन्म देते हैं। यह क्षमता क्या कहलाती है? तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है? कैटेनेशन कहा जाता है, श्रृंखलन कहा जाता है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर बड़े अणु बनाने की जो क्षमता होती है वो श्रृंखलन, कैटेनेशन कहलाती है। निम्न में से कौन सा कार्बन अपरूप एलोट्रोप नहीं है? तो कौन सा कार्बन अपरूप जो है वो एलोट्रोप यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए। फुलरीन है, ग्रेफाइट है, डायमंड है। एथेनॉल यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये कार्बन का अपरूप यहाँ पर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फुलरीन का उपयोग होता है, तो फुलरीन का उपयोग जो है ये कहाँ पर होता है? तो प्राकृतिक गैस के शोधन में आपके फुलरीन का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फुलरीन का उपयोग जो है ये प्राकृतिक गैस के शोधन में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका प्राकृतिक पॉलीमर नहीं है, यानी आर्टिफिशियल कौन सा है यहाँ पर? तो सेलुलोज, स्टार्च, RNA, ये तो आपके कौन से हो जाएंगे? प्राकृतिक हो जाएंगे। रेयन जो है ये आपका आर्टिफिशियल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रेयन जो है ये आपका सेमी सिंथेटिक है, यानी अर्ध संश्लेषित या पुनर्जननी से कहा जाता है पॉलीमर, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एल्काइंस की एक समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो इससे संबंधित कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो देखिए, अगर C की वैल्यू, N की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? C3H4 हो जाएगा। तो D यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? तो जूट तंतु का मुख्य घटक यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो सेलुलोज हो जाएगा। जूट तंतु का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? सेलुलोज यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रेफाइट के विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है। तो ग्रेफाइट की जो विभिन्न परतें होती है ये किस तरीके से एक साथ आयोजित रहती है, ये आपको बताना है। तो ग्रेफाइट की परतें जो है ये दुर्बल वांडरवाल्स बलों के साथ एक साथ जुड़ी हुई रहती है। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। असत्य कथन का चुनाव करना है। ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट एक स्नेह के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, ये भी सही बात है। ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता है। तो ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित करता है क्योंकि इसमें विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, डी यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगला सवाल देखिए, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक डोम जैसा स्वरूप रखता है? तो जियोडेसिक डोम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? जियोडेसिक डोम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका हो जाएगा फुलरीन। सी यहाँ पर आपका सही होगा, यानी बकमिस्टर मॉडल जो है वही यहाँ पर पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। साबुन को जो है वो रोगाणुरोधक गुण प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ये सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसमें बाइथियोनल मिलाया जाता है। तो बाइथियोनल एक रोगाणुरोधक यौगिक होता है जो साबुन में मिलाया जाता है। तो याद रखना बाइथियोनल, ठीक है। उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइड जो है ये सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 90% से भी अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संगनन बहुलक नहीं है? तो संगनन बहुलक यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो संगनन बहुलक यहाँ पर कौन सा नहीं है? डेक्रोन है, मेलामाइन है, ग्लाइप्टल है, नियोप्रीन है। नियोप्रीन जो है ये आपका जो है एक संकनन बहुलक है, ये संगनन बहुलक नहीं है, ये एक संकनन बहुलक है, यानी एक जो आपका कैलोप्रीन होता है उससे ये बनता है। तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ये आपको बताना है। तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु जो होते हैं ये षटकोणीय वलयों की परतों के रूप में आपके व्यवस्थित होते हैं। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। षटकोणीय संरचना आपकी होती है ग्रेफाइट की। हीरे की चतुष्फलकीय संरचना होती है। हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रक्रिया के द्वारा कार्य करता है? तो चारकोल किस प्रक्रिया के द्वारा कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका एड्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण प्रक्रिया के द्वारा कार्य करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एड्जॉर्प्शन कहेंगे। तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों के समूह का चयन करना है। 5 से 8% एसिटिक अम्ल जलीय विलयन सिरका है। वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल आपका प्राप्त होता है। टेफ्लॉन एक विलायक है। CaOCl2 वॉशिंग पाउडर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है ये आपका यहाँ पर सत्य है, सत्य आपको बताना है। तो 5 से 8% एसिटिक अम्ल को हम सिरका कहते हैं, ये बात यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। इसके अलावा वसा के साबुनीकरण से ग्लिसरॉल मिलता है, ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी आपकी। तो 1 और 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन आपका विलायक नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत है। और वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 नहीं होता है। CaOCl2 तो जो है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, जिसे हम कई बार इस तरीके से भी लिख देते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 आपका सही होगा, बाकी यहाँ पर गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है, यानी संश्लेषित रेशा यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो नायलॉन जो है एक प्रकार का कृत्रिम रूप से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया संश्लेषित रेशा है। तो ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कपास, ऊन, रेशम ये आपके प्राकृतिक रेशे हैं। निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर नरम हो सकते हैं। तो गर्म करने पर जो नरम हो जाते हैं वो आपके थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। और एक आपके होते हैं थर्मोसेटिंग, वो गर्म करने पर आपके नरम नहीं होते हैं। तो पॉलीथीन जो है ये आपकी गर्म करने पर नरम हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी? थर्मोप्लास्टिक हो जाएगी। जबकि बेकेलाइट, मेलामाइन जो है ये थर्मोसेटिंग में आते हैं। यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन ये भी आपका थर्मोसेटिंग में आ जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म क्या हो जाएगा? बेकेलाइट और मेलामाइन यहाँ पर हो जाएगा। बेकेलाइट का प्रयोग तो जो है ये बर्तनों के हैंडल में, इसके अलावा आपके स्विच बनाने में काम में लिया जाता है। तो स्विच बनाने में या बर्तनों के हैंडल में काम में लिया जाता है। जबकि मेलामाइन जो है ये आपके फायरमैन, जो फायरमैन होते हैं उनकी जो वर्दी होती है उसमें ये जो मेलामाइन है ये काम में लिया जाता है, क्योंकि ये अग्निरोधी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इनका यूज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सामान्य सूत्र CnH2nO2 खुली श्रृंखला के लिए हो सकता है। तो खुली श्रृंखला के लिए क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो बताइए भैया, खुली श्रृंखला के लिए क्या हो जाएगा? तो CnH2nO2। तो CN
H2NO2, इनको लिख लिया करो एक बार देख के। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये CH3COOH के रूप में लिखाई में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे N की वैल्यू हमने 2 रखी तो C2H4O2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये H4 हो गया, O2 हो गया, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका निकल के आ रहा है वो समूह कौन सा निकल के आ रहा है, COOH। तो COOH को हम क्या कहेंगे, तो ये हम इसे कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो COOH कार्यात्मक समूह जो है इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल हम यहाँ पर कहेंगे। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण होता है। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र तो आपका C3H8 यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखेगा। धनात्मक अपमार्जक यहाँ पर कौन सा है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है सवाल। तो सेटिल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये आपका धनात्मक अपमार्जक में आता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो धनात्मक अपमार्जक में आपका सेटिल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड यहाँ पर आता है। इसके अलावा सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ये नेगेटिव में आता है। सोडियम लोरियल सल्फेट, ये भी आपका नेगेटिव में आता है। अगला सवाल देखिए, कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है, तो कृत्रिम रेशम के नाम से आपके किसको जाना जाएगा, रेयन को जाना जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क इसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह COOH उपस्थित रहता है, तो ये अभी हमने देखा था। COOH जो है ये आपका एस्पिरिन में उपस्थित रहता है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। एस्पिरिन को हम कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल इसे कहा जाता है। वह गुण जो कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है, तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनकी शुद्धता का मापदंड यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा, क्योंकि गलनांक से हम जो है ये कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता का मापन कर सकते हैं। बकमिस्टर फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं, तो इसमें आपके 60 कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं। अगला सवाल है, नियोप्रीन रबर किसका बहुलक है, तो ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। नियोप्रीन बहुलक जो है ये क्लोरोप्रीन का बहुलक है और ये एक संकलक बहुलक है, ये भी आप याद रखना। निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान अधिकतम होता है, किलोजूल पर केजी में, तो किलोजूल पर केजी में आपका ईंधन का कैलोरी मान अधिकतम किस में आपका होता है, तो ये आपका किस में हो जाएगा, LPG में हो जाएगा। LPG का सबसे अधिक होता है, याद रखना। उष्मीय मान लगभग कितना होता है, तो लगभग 55,000 से 60,000 के लगभग किलोजूल पर केजी उष्मीय मान जो है ये LPG का होता है। अगला सवाल देखिए, उच्च सिटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है, तो उच्च सिटेन संख्या हो लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है, तो ये किसके लिए आदर्श हो जाएगा, डीजल इंजन के लिए आदर्श हो जाएगा। पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर, तो पेट्रोल में अगर हम एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाते हैं तो इससे क्या होता है, तो इससे आपके लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता मिलती है। तो लेड ऑक्साइड के विलोपन में आपकी सहायता मिलती है, बी यहाँ पर आपका सही होगा, एथिलीन डाइब्रोमाइड अगर हम मिलाते हैं तो, ठीक है। ऑक्साइड को ये क्या करता है, लेड ऑक्साइड को वाष्पशील लेड ब्रोमाइड में बदलकर निकास में मदद करता है। अगला सवाल है, प्रमुख फोटोकेमिकल स्मोग है, तो प्रमुख फोटोकेमिकल स्मोग आपका कौन सा हो जाएगा, तो बताइए भैया। तो फोटोकेमिकल स्मोग आपका कौन सा हो जाएगा, PAN इसे हम बोलते हैं, तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोग का एक प्रमुख घटक है PAN, याद रखना, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल का बहुलक है, तो ऐसा सवाल भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल का बहुलक यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका डेक्रोन यहाँ पर हो जाएगा। डेक्रोन का जो है घटक होते हैं एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल जो है इनसे मिलकर आपका जो है वो संश्लेषित रेशा बनता है डेक्रोन। नॉन स्टिक बर्तनों पर चढ़ी परत के लिए प्रयुक्त यौगिक है, तो नॉन स्टिक बर्तनों में आपका जो है क्या चढ़ाया जाता है, टेफ्लॉन ही चढ़ाया जाता है, तो इसे याद रखना। नॉन स्टिक बर्तनों में आपका टेफ्लॉन चढ़ाया जाता है। हैंडल के लिए बेकेलाइट को यूज में लिया जाता है। स्विच के लिए बेकेलाइट को यूज में लिया जाता है। मेलामाइन को फायरमैन ब्रिगेड वाले जो होते हैं वो पहनते हैं, ठीक है, वर्दी में वो लगा रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, तो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण के लिए भस्मीकरण हो जाएगी। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो पारदर्शी साबुन अगर आपको बनाना है जिसमें आर पार आपको दिखता है तो एथेनॉल यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका सही होगा।
कार्बोरेंडम का रासायनिक सूत्र है। तो कार्बोरेंडम जो होता है इसका रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा भैया, तो इसे हम कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, SiC यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्बोरेंडम का फॉर्मूला। कार्बन का अति शुद्ध रूप है, तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, हीरा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन क्षार नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर क्षार नहीं है ये आपको बताना है। तो क्षार यहाँ पर KOH हो जाएगा, NOH हो जाएगा, NH4OH हो जाएगा, C2H5OH यहाँ पर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रकार का आपका एल्कोहल है। साबुन के अणु में होता है, तो साबुन के अणु में क्या होता है भैया, तो साबुन के जो अणु होते हैं इनमें आपका एक जलरागी शीर्ष होता है और एक जल विरागी पूंछ होती है। तो याद रखना, जल रागी तो क्या होता है भैया, शीर्ष होता है, और जल विरागी जो होती है वो आपकी क्या होती है, पूंछ होती है। और पूंछ किधर की साइड होती है, भीतर की साइड होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है, तो नियोप्रीन आपके क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन आपको करना है। तो सही कथनों का चयन आपको करना है, बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, ये बात तो सही है। ग्रेफाइट उष्मा का अच्छा चालक है, डायमंड उष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है। तो उष्मा का डायमंड अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है, ये बात भी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो सी भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए और सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस बी वाला जो है वो यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है ग्रेफाइट उष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। डायमंड उष्मा और विद्युत का चालक है, तो ये उष्मा का तो चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक ये नहीं, विद्युत का कुचालक है, और डायमंड उष्मा का तो सुचालक है, तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो ये बात याद रखना, ग्रेफाइट तो जो होता है ये उष्मा और विद्युत का चालक होता है, जबकि डायमंड जो होता है ये उष्मा का चालक होता है लेकिन परंतु विद्युत का कुचालक होता है। तो ए और सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूपों का चयन कीजिए। तो कार्बन के अपरूप ग्रेफीन, फुलरीन, यहाँ पर आपका डायमंड हो गया, और यहाँ पर और कौन सा आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, डायमंड हो गया, इसके अलावा कार्बाइन यहाँ पर हो जाएगा। कार्बोरेंडम यहाँ पर नहीं होगा, तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। कार्बोरेंडम अभी मैंने आपको बताया SiC हो जाएगा। वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एल्कोहल में परिवर्तित करते हैं, ये कौन सा एंजाइम है आपका, जाइमेज एंजाइम है। ठीक है, एक मधुमेह रोगी में शर्करा की जांच किस परीक्षण से की जाती है। तो मधुमेह रोगी में अगर शर्करा की जांच करनी हो तो किस परीक्षण से की जाती है, तो ये आपके बेनेडिक्ट परीक्षण से की जाती है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। साइट्रिक अम्ल में आपका नींबू हो जाएगा, ब्यूट्रिक अम्ल में मक्खन हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल में दूध हो जाएगा, एसिटिक अम्ल में सिरका यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल भी देखिए, कार्बन के किस अपरूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में होते हैं। तो ये आपका फुलरीन में हो गया, हम देख चुके हैं काफ़ी बार इस सवाल को। नायलॉन के धागे किससे बनाए जाते हैं। तो नायलॉन के जो धागे होते हैं ये आपके किससे बनाए जाते हैं, तो ये याद रखना पॉलीएमाइड पॉलीमर से ये बनाए जाते हैं, पॉलीएमाइड पॉलीमर से ये बनाए जाते हैं। टमाटर सॉस में प्रयुक्त परिरक्षक है। तो टमाटर सॉस में जो है फफूंद ना पड़े, टमाटर का जो सॉस है वो खराब ना हो, इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। तो जितने भी पदार्थ हम यूज़ करते हैं ये सॉस के रूप में, ये नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। किसके लिए मिलाया जाता है, ताकि ये खराब ना हो। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंगक है। तो हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंगक आपका कौन सा हो जाएगा, तो करक्यूमीन यहाँ पर हो जाएगा। हल्दी में क्या पाया जाता है, करक्यूमीन पाया जाता है, ये आप याद रखना। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था। तो नायलॉन का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो नायलॉन का आविष्कार जो है ये वालेस कैरोथर्स के द्वारा किया गया था। बी यहाँ पर आपका सही होगा, 1935 में ये किया गया था वालेस कैरोथर्स के द्वारा। कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है। तो डेक्रोन बनाने में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, डेक्रोन बनाने में आपके जो है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक अम्ल का प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो देखने से आपको पता लग गया कार्बन का अपरूप बेंजीन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बेंजीन जो है ये कार्बनिक यौगिक है, ना कि अपरूप। बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। तो बायोगैस और प्राकृतिक गैस का घटक अगर आपसे पूछा जाए तो ये मेथेन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जबकि एलपीजी का अगर आपसे पूछा जाए तो एलपीजी का प्रोपेन और ब्यूटेन यहाँ पर होगा। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये किसके घटक हो जाएंगे, ये एलपीजी के घटक हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, प्रशीतक के सामान्य प्रकारों में कौन सा उच्चतम ओजोन अवक्षय क्षमता रखता है। तो उच्चतम ओजोन अवक्षय क्षमता आपका CFC रखता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे बनते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपके किससे बनते हैं? तो ये कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से बनते हैं। तो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से ये बनेंगे। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है ये किसका बहुलक होता है भैया? ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं। तो कठोर जल में कपड़े अच्छे तरीके से साफ क्यों नहीं हो पाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करता है, इस वजह से नहीं धुल पाते हैं। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? तो एक कार्बन क्रेडिट जो होता है इसको किसके तुल्य आपके माना जा सकता है, ये आपको बताना है। तो एक कार्बन क्रेडिट जो है ये 1000 किलो CO2 के बराबर आपके मानी जाती है, यानी 1000 किलो CO2 के उत्सर्जन में कमी के बराबर ये मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। एरोमेटिक यौगिक का चयन कीजिए, तो इसको छोड़िए, यहाँ पर जो है डायग्राम मिसिंग है। CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि उनमें नहीं होता है। क्योंकि उनमें क्या नहीं होता है? तो यहाँ पर ब्रोमीन इनमें नहीं होता है। CNG के बारे में गलत कथन को छांटना है। यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है, ये बात सही है। CNG का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज़्यादा है। CNG संग्रहण टैंक का आयतन LPG की तुलना में कम होता है। CNG हवा की तुलना में हल्की होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, CNG हवा की तुलना में हल्की होती है। यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है, ये बात भी सही है। और CNG का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज़्यादा होता है, ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। लेकिन ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। CNG संग्रहण टैंक का आयतन LPG की तुलना में कम होता है, ये बात गलत है। इसका जो है आयतन ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CNG संग्रहण टैंक का आयतन जो है LPG की तुलना में कम नहीं होता है, क्योंकि इसे उच्च दबाव पर रखा जाता है। तो उच्च दबाव पर रखा जाता है इसलिए ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन से 3 R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा। 3 R कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जो होते हैं वो यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? एक तो रिड्यूस होता है, एक रीयूज होता है और एक रिसाइकल होता है। रिड्यूस का मतलब कम करना, रीयूज का मतलब पुनः उपयोग करना और रिसाइकल का मतलब पुनर्चक्रण करना, यानी ए यहाँ पर हो जाएगा। पेंटेन में कितने संरचनात्मक समावेशी संभव है? तो पेंटेन जो होता है, पेंटेन का फॉर्मूला C5H12 हो जाएगा। इसमें कितने संरचनात्मक समावेशी आपके संभव है? तो इसमें आपके 3 संभव है। सफ़ेद शीशे का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये पहले भी करवा चुका हूँ, PbOH का होल ट्वाइस डॉट PbCO3, ये सफ़ेद शीशे का फॉर्मूला होता है। नाइलॉन 66 की एकलक इकाइयाँ हैं। तो नाइलॉन 66 की एकलक इकाइयाँ जो है वो एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन से बनती है। तो यहाँ पर ए आपका सही होगा, एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। याद रखना, इसको पूछा जा सकता है, एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। ताप दृढ़ बहुलकों के लिए सही कथन का चयन कीजिए। तो ताप दृढ़ जो बहुलक है उनके लिए सही कथन का चयन आपको करना है। गर्म करने पर न पिघलते हैं, न ही नरम होते हैं। ये तिर्यक बंद बहुलक है। गर्म करने पर जाल का निर्माण कर अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर होते हैं। ताप दृढ़ का मतलब हो गया थर्मोसेटिंग, और ये सारी की सारी बातें यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। PVC, बेकेलाइट, वल्नीकृत रबड़ और नाइलॉन यहाँ पर आपका दिया गया है। तो PVC जो है ये आपका किस में आ जाएगा? तो PVC जो है ये तो आपका आ जाएगा ताप सुए में, यानी ये आपका आ जाएगा थर्मोप्लास्टिक में। बेकेलाइट किस में आ जाएगा? थर्मोसेटिंग में आपका आ जाएगा। वल्कीकृत रबर आपका किस में आ जाएगा? प्रत्यास्थ बहुलक में आ जाएगा। नाइलॉन 6 आपका फाइबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा। PS3 की तुलना में NH3 का क्वथनांक ज़्यादा होता है। तो PS3 की तुलना में NH3 का क्वथनांक ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये इस वजह से होता है, NH3 जो अमोनिया है उसमें हाइड्रोजन बंधक होता है, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो हाइड्रोजन बंध के कारण होता है NH3 में, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव है। एथेनॉल जल में आंशिक रूप से घुलनशील है। एथेनॉल का उपयोग दवाइयों में होता है। एथेनॉल एक अच्छा विलायक है। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है ये आपका सही है? एथेनॉल जल में आंशिक रूप से घुलनशील है। तो ये आपका जो है गलत कथन है। एथेनॉल जल में जो है ये पूर्ण रूप से घुलनशील है। निम्न में से कौन सा टार्ट्रिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? तो टार्ट्रिक अम्ल का तो कौन सा हो जाएगा? तो बेसिक सा सवाल है, इमली यहाँ पर हो जाएगी। एक सवाल और देखिए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG और संपीड़ित प्राकृतिक गैस के अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का आपको चयन करना है। तो गलत कथन का आपको चयन करना है। CNG मुख्य रूप से मीथेन से बनती है और LPG जो है ये आपकी किससे बनती है? प्रोपेन और ब्यूटेन से बनती है। CNG हवा से हल्की होती है जबकि LPG भारी होती है, ये बात भी सही है। LPG को लगभग 25:1 हवा गैस के अनुपात में, और जो आपकी CNG होती है उसको 10:1 में। CNG में LPG की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। CNG में जो है LPG की तुलना में कम ऊर्जा सामग्री होती है। तो CNG में LPG की तुलना में यहाँ पर अधिक की जगह क्या होती है? CNG में कम होती है, इसलिए बी यहाँ पर आपका सही होगा। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं होता है?
तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है CaOCl2 यहाँ पर हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना, कभी कभार इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो इसका उपयोग किस में नहीं किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कागज उद्योग में, पेयजल कीटाणु रहित करने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, लेकिन खाद्य चीज़ों के परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, उत्पादक गैस निम्न का मिश्रण है। तो उत्पादक गैस जो है ये किसका मिश्रण है, तो उत्पादक गैस को हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, उत्पादक गैस यहाँ पर हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना, CO+N2 को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है, तो इसमें आपका सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है सूखा रखने के लिए। ठीक है। गर्म विधि से किसी तेल या वसा के ठोस साबुनीकरण के विलयन में काम में लिया जाता है। तो वैसे तो यहाँ पर NOH KOH दोनों काम में लिए जाते हैं, लेकिन ठोस साबुनीकरण प्रक्रिया में NOH को ही काम में लिया जाता है। शीतलकों का फ्रियोन समूह है। तो शीतलकों का फ्रियोन समूह कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, तो फ्रियोन समूह जो होता है ये मध्यम विषैला आपका होता है और अज्वलनशील होता है। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है। एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, स्थिति है। तो C2H6 है, इसकी स्थिति क्या हो जाएगी आपकी, ये आपको बताना है। तो C2H6 की स्थिति क्या हो जाएगी, तो इसमें आपके 6 तो जो है ये कार्बन हाइड्रोजन बंद होते हैं, 6 तो, और एक आपका कार्बन कार्बन बंद इसमें होता है। तो इसमें 7 सहसंयोजी आबंध आपके हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकीय रूप से सबसे स्थायी अपरूप है, तो ऊष्मागतिकीय रूप से सबसे स्थायी कौन सा है, तो ऊष्मागतिकीय रूप से पूछा जाए तो ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा स्थायी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियामाइड बहुलक है, तो पोलियामाइड बहुलक यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो पोलियामाइड बहुलक आपका नाइलॉन 66 हो जाएगा। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करना है। CNG को पाइपलाइन के माध्यम से लाया जा सकता है। CNG आसानी से जलती है। CNG स्वच्छ ईंधन है। CNG जलने पर बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा देती है। तो ये बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा देती है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। एथिल एल्कोहल में निम्न मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है। तो एथिल एल्कोहल जहाँ पर भी बनाया जाता है फैक्ट्रियों में, उसे कुछ चीज़ें आपको मिला दी जाती है जिससे वो पीने अयोग्य हो जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि वहाँ पर शराब जो है उसका निर्माण ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आपका हो जाएगा, तो इसमें क्या मिलाया जाएगा आपका, तो इसमें आपका मिलाया जाता है जो एथिल एल्कोहल होता है उसमें मेथनॉल और प्रेडीन मिलाया जाता है। तो मेथनॉल और प्रेडीन मिलाकर इसे क्या बनाया जाता है, पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे हमने डिस्कस किए हैं, इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो PDF आप चेकआउट कर लेना। PDF में कुछ सवाल आपके और दिए गए हैं, उनको भी आप जरूर देख लेना। उससे भी आपका जो है एग्जाम में अगर कोई अलग से सवाल पूछा जाएगा तो वो सही हो जाएगा। जैसे अगर ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा DDT टाइप का, तो वो भी आप सही कर पाओगे। तो ये PDF में जाके आप चेकआउट कर लेना। वैसे ये काफ़ी पुराने सवाल है, तो ये तो आपको वैसे भी पता होंगे, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार PDF को जरूर विजिट करना। इसमें टोटल जो है ये लगभग आपके 160 क्वेश्चन है। मैंने आपको लगभग कितने करा दिए हैं, यहाँ पर लगभग 115 सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है। बाकी के सवाल आप PDF से चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच।